हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज। ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है और इसका 6th चैप्टर है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक दो, केवल एक दो तीन, केवल चार पाँच, केवल दो तीन चार पाँच। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, केवल दो तीन चार पाँच। ओके, यानी कि ऋग्वेद को छोड़कर यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद और अन्य जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं सभी क्या हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, चारों वेदों में सबसे पुराना जो है कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ओके, ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। साथ ही साथ सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, सूची 2 में है वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ओके, कह रहा है इसमें वर्ण विभाजन क्या दिया है? ब्राह्मण, शूद्र, विश्य या वैश्य और क्षत्रिय। फिर कार्य का विभाजन क्या है? सेवा, यज्ञ, रक्षा, व्यापार। ओके, तो आइए देख लेते हैं। ब्राह्मण का काम क्या होता था? ब्राह्मण का काम जो है यज्ञ कराना। शूद्र का काम क्या होता था? सेवा करना। विश्व का काम क्या होता था? व्यापार करना। एंड क्षत्रिय का काम क्या होता था? रक्षा करना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ओके, 2 1 4 3 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ब्राह्मण का काम क्या होता था? यज्ञ करना। शूद्र का काम सेवा करना। विश्व का काम व्यापार करना। एंड क्षत्रिय का काम रक्षा करना होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते थे। ओके, प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे क्षत्रिय थे जो शासक वर्ग था, इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे, जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्रों का स्थान अंतिम था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना इनका कार्य था। ओके, नेक्स्ट कथन दिया है, उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कारण है, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। कह रहा है इसमें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ओके, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, महिलाओं तथा शूद्रों को जो है वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में। ओके, चलिए अगला है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, केवल एक तीन, केवल दो तीन। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और तीन सही सही है। क्या दिया हुआ है पहले में? क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, सही है। और तीसरा क्या है? सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ओके, ठीक है, चलिए अगला, आइए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ओके, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शव को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में यानी कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। ओके, नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा कथन है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं।
क्या है कथन दिया हुआ पहला कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ओके, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ओके, नेक्स्ट है, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। ओके, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की थी। वहीं उस महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। ओके, नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किस या किन स्थान या स्थानों पर स्थित हैं या हैं? क्या दिया हुआ है? पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा एटा। कूट दिया है केवल एक, केवल एक, तीन, केवल दो, तीन, केवल और एक, दो, तीन दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक, दो, तीन। ओके, यानी कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक कई इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां जो हैं किन स्थानों पर हैं? तो सब सही दिया हुआ है। पुराना किला की खुदाई की गई, तो ये कहाँ है आपका? दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो मेरठ में है और अतरंजी खेड़ा जो है एटा में है। सभी मिलान सही है। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, महायज्ञ को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। ओके, जनपद का मतलब क्या होता है? जन के बसने की जगह होता है। ओके, अगला है पॉइंट, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, पुराना किला दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर एंड एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। जनपदों के लोग जो है ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा है, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल एक सही है, यानी कि महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। की डिटेलिंग है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी, ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहीं पे पूछा गया है, राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। ओके, नेक्स्ट है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा कथन है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ओके, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करके केवल दो सही है, यानी कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, ये सही है। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक है, महाजनपद काल में फसल पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। उपज का क्या होता था? 1/6वां हिस्सा होता था। ठीक है, कर के रूप में, जैसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा है, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल 1 और 2 सही हैं। क्या है कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ओके, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। इसकी डिटेलिंग है, आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। ओके, नेक्स्ट है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है मेरठ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? क्या पूछा है कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित था। ठीक है, कौशाम्बी जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में स्थित था। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा है, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही है। क्या है कि महाजनपदीय युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन क्या आए थे कि हल के फाल अब प्रयोग जो है लोहे के होने लगे थे। ठीक है, हल के जो फाल थे अब वो लोहे के बनने लगे थे। और दूसरा है कि लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों की रोपाई करनी शुरू कर दी थी। ओके, ये डिटेलिंग है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। ओके, लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने की बजाय धान के पौधरोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कम कार जिन्हें कहते थे ये लोग किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थीं। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था कह रहा है वो जंगलों से भरा था। और तीसरा कथन, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है केवल एक, केवल एक दो, केवल दो तीन या एक दो तीन। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, एक दो तीन तीनों ही कथन सही है। यानी कि मगध के संदर्भ में क्या क्या सही है कि गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इस क्षेत्र में लोहे की खदानें भी हैं। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थीं, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थीं। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी होते थे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? ऑप्शन है बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु या महापद्मनंद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, प्रसेनजित जो है मगध का शासक नहीं रहा था। इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जो थे वो मगध के शासक रहे थे। डिटेलिंग है, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा या रहे? दिया हुआ इसमें राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक दो, केवल तीन, एक दो तीन। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल तीन। पूछा था क्या कि कौन से नगर जो है वो मगध की राजधानी कभी नहीं रहे, यानी कि श्रावस्ती जो है मगध की राजधानी नहीं रहा था। इसकी डिटेलिंग है, बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कथन दूसरा है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और ना तो एक और ना ही दो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही है। यानी कि क्या कह रहा है, पूछा था कि सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? यानी कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत हो गई थी। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है,
2300 वर्ष पूर्व मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी एंड चंपा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, वैशाली। मगध के निकट ही वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। ओके, यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। मथुरा की राजधानी क्या थी? शूरसेन जो है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है, और कौशाम्बी की वत्स या चंपा। मथुरा की राजधानी सूरसेन, कौशाम्बी की वत्स या चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, मथुरा, सूरसेन, कौशाम्बी वत्स और चंपा अंग जनपद महाजनपद की राजधानी थी। इसकी डिटेलिंग है। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। मथुरा सूरसेन की, कौशाम्बी वत्स की, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट है। गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। दूसरा है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल दो, यानी दूसरा कथन सही है, यानी कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। ठीक है, याद रखिएगा, संघ का तात्पर्य क्या है? संगठन या सभा है। और गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। ओके, गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। आगे है, ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण एंड सातवाहन। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुप्त। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, गढ़ों और संघों पर कौन विजय प्राप्त करना चाहते थे? गुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, बौद्ध ग्रंथ। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है सुनीध, चेटक, वत्सकार या जीवक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, वत्सकार। ओके, डिटेलिंग है, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। दूसरा कथन है, एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तीसरा है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपयुक्त सभी। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। यानी कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। और तीसरा है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये सभी कथन सही हैं। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। और ये इसके साथ ही हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहाँ 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर
खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।